प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियोज़ में लोकतंत्र का अर्थ, लोकतंत्र के गुण के बारे में चर्चा की थी और आज हम चर्चा करने वाले हैं लोकतंत्र के दोषों पर। जैसा कि मैंने आपसे कहा भी था कि फर्स्ट ईयर के अंदर लोकतंत्र का अर्थ और इसके गुण दोष से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्ज़ाम में बहुत आते हैं और इसके अंदर मैंने कुछ विद्वानों की परिभाषाएं या फिर विद्वानों ने लोकतंत्र के दोषों के बारे में क्या कहा है ना, ये सब चीज़ें भी आपके इस वीडियो के अंदर दी है। तो आप ये ध्यान रखें कि कौन सा विद्वान क्या बात कहता है, ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो हम चर्चा करते हैं लोकतंत्र के दोष पर कि यदि एक और लोकतंत्र के गुणों का हम विवेचन कर चुके हैं तो दूसरी ओर जो कुछ विद्वान हैं वो इसकी आलोचना भी करते हैं। जैसे टैलीरैंड हैं, वो तो इसे दुष्टों का कुलीन तंत्र कहते हैं। लुडोविसी हैं, वो इसे प्रजातंत्र मृत्यु की ओर ले जाता है, इतनी प्रमुख आलोचना भी करते हैं। तो हम एक एक करके उनकी आलोचनाओं को देखते हैं कि लोकतंत्र के लिए कहा जाता है अयोग्यता की इसमें पूजा होती है या फिर ये मूर्खों का शासन है। कि लोकतंत्रीय शासन इस सिद्धांत पर आधारित होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक ही मत दिया जाना चाहिए, है ना, कि प्रत्येक व्यक्ति एक मत देता है, लेकिन योग्यता की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान नहीं होते और इस प्रकार लोकतंत्र में गुण की अपेक्षा किस पर बल दिया जाता है, संख्या पर अधिक बल दिया जाता है ना। उसमें संख्या पर है कि मतलब कौन क्या कर रहा है, कौन अच्छा कर रहा है, बुरा, उसकी संख्याओं को देखा जाता है। तो इस संबंध में यूरोप के प्रसिद्ध विद्वान कार्लायल ने कहा भी है कि विश्व में एक योग्य व्यक्ति के साथ लगभग 9 मूर्ख होते हैं और सभी को समान राजनीतिक शक्ति देने का परिणाम क्या होगा, मूर्खों की शासन की स्थापना करना होता है। इसी तरह से लेकी ने भी कहा है कि निर्धनतम, अनभिज्ञतम और अयोग्यतम लोगों का शासन है कौन, लोकतंत्र। इसके अतिरिक्त आप देखिए चिकित्सा, भवन निर्माण तथा शिक्षण के समान ही शासन कार्य भी क्या है, एक प्रकार की कला है। लेकिन लोकतंत्र में ऐसे व्यक्तियों के हाथ में शासन शक्ति आ जाती है जो इस कला को जानते भी नहीं। जैसे एक न्यायाधीश हैं स्टीफन, वो कहते हैं कि एक महान देश का अच्छे प्रकार से प्रशासन करने के लिए विशेष ज्ञान और उच्चतम योग्यताओं के निरंतर एवं समस्त प्रयोग की आवश्यकता होती है, लेकिन लोकतंत्र तो अज्ञानी, अप्रशिक्षित और अयोग्य व्यक्तियों की सरकार ही है। यहाँ तक कि आप देखिए वेल्स तो इसे बुद्धिहीन तथा अज्ञानियों का शासन भी कहते हैं, ठीक है ना। और आप ये देखिए उन्होंने इसका एक सुंदर चित्रण करके बताया भी है कि लोकतंत्र के नेताओं की स्थिति उन स्कूल मास्टरों जैसी होती है जिनकी नियुक्ति विद्यार्थियों की इच्छा से की जाती है और जिन्हें विद्यार्थियों की ही इच्छा से हटाया भी जा सकता है। जनता ही उन्हें लाती है और जनता ही उन्हें हटा सकती है। तो हमने देखा कि लोकतंत्र के लिए क्या कहा जाता है कि अयोग्यता की पूजा होती है यहाँ पर और ये मूर्खों का शासन है। इसी प्रकार इसकी आलोचना की जाती है कि दल प्रणाली का अहितकर प्रभाव, है ना। कैसे देखिए कि वर्तमान समय के जो प्रतिनिधित्मक प्रजातंत्र हम किसे कहते हैं, जो प्रतिनिधि के माध्यम से जिसको जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है और वह शासन करता है। किंतु ये राजनीतिक दल जो हैं और वो जो व्यक्ति होता है वह किसी न किसी राजनीतिक दल से संबंधित होता है, तो वो जो राजनीतिक दल है अपने व्यवहार से लोकतंत्र को भ्रष्ट कर देते हैं। राजनीतिक दलों का निर्माण तो साधारणतया राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक कार्यक्रम के आधार पर किया जाता है, किंतु व्यवहार में ये राजनीतिक दल ये इन प्रकार शासन शक्ति को प्राप्त करना ही अपना लक्ष्य मान लेते हैं। राजनीतिक दल का एक ही लक्ष्य होता है, कोई जनता की सेवा नहीं होता, केवल सत्ता प्राप्त करना इनका एक लक्ष्य होता है। और ये राजनीतिक दल उन नेताओं के अखाड़े बन जाते हैं जो भाषण देने के लोगों को बहकाने का काम करते हैं, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने का काम करते हैं और वाक बोलने में बहुत चतुर होते हैं। तो ये राजनीतिक दल जनता के प्रतिनिधियों के विचार स्वतंत्रता का क्या कर देते हैं, अंत कर देते हैं, है ना। जैसा कि कार्लायल इसमें भी कहते हैं कि राजनीतिक दल कुछ व्यक्तियों के लाभ के लिए अनेक का पागलपन होता है और इन दलों के कारण धूर्त और बकवासी व्यक्तियों के हाथ में शासन शक्ति आ जाती है ना। गलत लोग इसमें शासन करते हैं। तो प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल जरूरी हैं, है ना, लेकिन राजनीतिक दलों की ये बुराइयां लोकतंत्र में आ जाती हैं। राजनीतिक दल तो इसलिए बनाए जाते हैं कि वो सेवा करेंगे, है ना, और उनमें कई प्रकार की बुराइयां लिप्त हो जाती हैं और वो विषैला कर देती हैं, पूरे वातावरण को कैसा बना देती हैं, विषाक्त, विषैला बनाती हैं। इसी तरह से कहा जाता है कि लोकतंत्र में भ्रष्ट शासन व्यवस्था होती है। देखिए कैसे होती है कि सैद्धांतिक स्थिति चाहे जो भी हो, लेकिन व्यवहार में जो लोकतंत्रीय शासन है वह बहुत अधिक भ्रष्ट हो जाता है और एक राजनीतिक दल विशेष की इच्छा के अनुसार चलता है। और यह देखा गया है कि निर्वाचन में जो लोग सत्तारूढ़ दल में सहायक होते हैं उन्हें शासन की ओर से अनेक प्रकार की सहायता पहुंचाई जाती है और इसके अतिरिक्त जनता के प्रतिनिधि भी लोकप्रियता के प्राप्त करने के लिए
भ्रष्ट या अनेक बेकार के तरीके अपनाते हैं। जैसा कि ब्राइस इसमें कहते हैं कि राजनीति में धन का बल, उन्होंने एक लेख लिखा था राजनीति में धन का बल। उसमें उन्होंने क्या लिखा है कि ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनमें निर्वाचकों, विधायकों, प्रशासकीय अधिकारियों और न्याय अधिकारियों तक ने धन के लोभ के आगे अपना सिर झुका दिया, पैसा ही सब कुछ मान लिया गया। फिर कहा जाता है कि सार्वजनिक धन और समय का अपव्यय होता है किसमें? लोकतंत्र में। तो लोकतंत्र में धन और समय का अत्यधिक अपव्यय होता है। जिन कानूनों का निर्माण कुछ दिनों में किया जा सकता है उसके लिए बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, और अनेक बार तो ये हो जाता है कि समय ही निकल गया और आउट ऑफ डेट हो जाते हैं कानून। तो ब्राइस ने यहाँ भी कहा है कि उसने लोकतंत्र की तुलना एक ऐसी समिति से की है जिसके अंतर्गत 7 सदस्यों द्वारा 7 दिनों में उतना ही कार्य किया जाता है जितना एक व्यक्ति एक दिन में करता है। तो इसके अतिरिक्त चुनाव के समय बहुत बड़ी संख्या में सरकारी अधिकारियों को नियुक्त करने, मतदाता सूचियों को तैयार करने और उन्हें प्रकाशित करवाने में इतना धन खर्च हो जाता है कि लोकतंत्र का जो सार है वही खत्म हो जाता है। जैसा कि बारकर ने कहा है कि लोकतंत्र अपनी प्रकृति से ही शीघ्र निर्णय के अनुकूल नहीं है, इसमें एकदम से निर्णय नहीं लिया जा सकता। इसी तरह से कहा जाता है कि संपूर्ण प्रगति लोकतंत्र के शासन में संभव नहीं है। क्यों? देखिए, राजतंत्र और कुलीन तंत्र है, उसमें क्या होता है कि शासक वर्ग साहित्य, कला और संगीत में प्रेम रखता है, और शासक वर्ग जब इस चीज़ से प्रेम रखता है तो वह साहित्यकारों को, कलाकारों को और विद्वानों को भी क्या करता है, अपने कार्य में लगे रहने देता है, उनका आदर करता है, उनको प्रोत्साहन देता है, ठीक है ना। लेकिन बंस क्या कहते हैं कि प्रजातंत्र जिस सभ्यता को जन्म देता है ना, वह दूषित, साधारण व मंद होती है। प्रजातंत्र में ऐसा नहीं होता। प्रजातंत्र में तो क्योंकि सबका शासन है तो उसमें पता ही नहीं लगता है किसका आदर करना है, किसका निरादर करना है ना। और सर हेनरी मैन भी कहते हैं इसमें कि यही विचार व्यक्त करते हैं कि प्रजातंत्र जो है सभ्यता को जन्म देता है। जैसी सभ्यता प्रजातंत्र में आज उदय हो रही है वह दूषित, साधारण एवं मंद है। इसी तरह से कहा गया है कि लोकतांत्रिक समानता एक भ्रम है। कैसे? देखिए कि लोकतंत्र को समानता के आदर्श पर आधारित कहा जाता है, किंतु व्यवहार में ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में चुनाव के द्वारा ही राजनीतिक शक्ति प्राप्त हो पाती है, और व्यवहार में चुनाव कार्य इतना अधिक व्यवसाध्य होता है कि एक निर्धन व्यक्ति चुनाव में खड़े होने और विजय प्राप्त करने की कल्पना भी नहीं कर सकता। तो इसके अतिरिक्त जब अधिकतर धनवान विधानसभाओं के लिए निर्वाचित होते हैं तो कानून निर्माण भी वर्ग विशेष के लिए, हित साधन के लिए किया जाता है। तो समानता की घोषणा कर देने मात्र से ही समानता की स्थापना नहीं हो जाती है। व्यवहार में आर्थिक समानता के अभाव और प्रेस आदि प्रचार साधनों पर धनिक वर्ग का अधिकार होने के कारण समानता और स्वतंत्रता केवल क्या रह गई है? कल्पना मात्र रह गई है। इसलिए बर्क इसमें भी अपनी एक टिप्पणी करते हैं कि प्रजातांत्रिक समानता एक भयानक प्रपंच मात्र है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है ना। फिर ये कहा जाता है कि एक तरह से अनुत्तरदायी शासन है। उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की धारणा चूंकि प्रजातंत्र की एक विशेषता मानी जाती है, प्रजातंत्र एक उत्तरदायित्वपूर्ण शासन है, परंतु वास्तव में केवल कल्पना मात्र ही है। इसके सबके प्रति उत्तरदायी होने का क्या अर्थ हुआ कि किसी के प्रति भी हम उत्तरदायी नहीं होते हैं। और प्रजातंत्र में शासक अपने उत्तरदायित्व को क्या करते हैं? एक दूसरे पर टालते हैं, वो करेगा, है ना। और हमेशा इसलिए कहते हैं कि लोकतंत्र की प्रवृत्ति सार्वजनिक मामलों में एक ऐसे अविचार, एक ऐसे असंयम, एक ऐसे पागलपन के प्रदर्शन की ओर होती है जिन्हें उसका कोई सदस्य अपने व्यक्तिगत मामलों में प्रदर्शित करने का स्वप्न भी नहीं देख सकता, है ना। टालम टोली की राजनीति, कोई अपना उत्तरदायित्व नहीं मानते। फिर आता है कि मतदाताओं की उदासीनता, कि प्रजातंत्र के अंदर अगर मतदाता उदासीन है, यह भी इसका, क्योंकि हम कहते हैं कि सब चीज़ें मतदाताओं पर ही टिकी हुई हैं, है ना, और मतदाता ही इसमें उदासीन रहता है कि लोकतंत्र मतदाताओं की सक्रिय रुचि पर आधारित व्यवस्था है, लेकिन व्यवहार में क्या देखा जाता है कि वो बिल्कुल उदासीन है। मतदाताओं को बार बार प्रेरित किया जाता है, उनको बुलाया जाता है, कई सभाएं की जाती है ना, समितियां की जाती हैं, और उनको घर जाके निकाला जाता है कि वोट दीजिए, वोट आपका अधिकार है, मत देना आपका अधिकार है। लेकिन 50 से और ज़्यादा से ज़्यादा, अब आप देखिए 60% थोड़ी सी जो जागरूकता हुई है, इससे ज़्यादा मतदाता कभी भी मत डालने नहीं आते। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जनता की इच्छाओं का तो सही प्रतिनिधित्व होता ही नहीं है ना। जैसा कि रॉबर्ट डहल भी लिखते हैं इसमें कि चुनाव से हमारी अपेक्षा यह होती है कि इनमें से कुछ निश्चित विषयों के संबंध में बहुमत की इच्छा या वरीयता का पता लग सकेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि पूरे लोग तो मतदान करते ही नहीं हैं। फिर कहा जाता है कि राजनीतिक शिक्षा का दंभ। ये कहा जाता है कि लोकतंत्र साहब राजनीतिक शिक्षा देता है,
है ना। लेकिन राजनीतिक दल प्रत्येक बात को जनता के सामने एक विशेष रंग से रंग कर प्रस्तुत करते हैं, जिससे क्या होता है, वो समस्या का रूप ही बदल जाता है, जनता भ्रमित हो जाती है ना। और ऐसे लोकतंत्र में इस प्रचार और कार्यों से क्या होता है, नागरिक कभी शिक्षित नहीं होते हैं, बल्कि ऐसी बातें सीख जाते हैं जो सार्वजनिक जीवन के लिए हानिकारक होती है, लाभदायक नहीं होती। फिर कहा जाता है इसमें कि पेशेवर राजनीतिज्ञों का विकास होता है। इसमें पेशेवर बन गए लोकतंत्र के अंदर राजनीतिज्ञ, कि लोकतंत्र में यह आशा भी की जाती है कि योग्य और ईमानदार व्यक्ति राजनीति में रुचि लेंगे। लेकिन क्या होता है व्यवहार में, बिल्कुल भी नहीं होता। योग्य और ईमानदार व्यक्ति तो उसमें रुचि लेते ही नहीं हैं। परिश्रमी और कार्यकुशल व्यक्ति क्या करते हैं, अपने अपने जीविकोपार्जन, अपनी रोटी कमाने में लग जाते हैं और राजनीति में सक्रिय रूप से विभाग नहीं लेते। दूसरी ओर क्या होता है कि जो व्यक्ति किसी व्यापार, शिल्प या पेशे की ईमानदारी से और योग्यता के साथ करते हैं, वे राजनीति को ही अपना धंधा बना लेते हैं। धंधा बना रखा है राजनीति को आजकल कि मैं और फिर मेरा बेटा और फिर मेरा बेटा, और है ना। और भ्रष्ट साधनों के आधार पर आर्थिक शक्ति संचित करने की निरंतर वो चेष्टा करते हैं, है ना। आपको यह स्थिति अपने भारत में तो विशेष रूप से देखी जा सकती है। आप अगर देखना चाहें तो विशेषता अपने भारत में खूब मिलेगी आपको। फिर कहा गया कि युद्ध और संकट के समय तो प्रजातंत्र बहुत ही निर्बल होता है। कैसे कि इस समय शीघ्रतापूर्वक निर्णय ही नहीं लिए जा सकते हैं, जबकि युद्ध और संकट के समय तो निर्णय कैसे लेने चाहिए, शीघ्रतापूर्वक लेने चाहिए, है ना। जैसे आपको मैं एक उदाहरण दूं कि 1914 में जर्मनी के सम्राट ने बेल्जियम पर आक्रमण करने का निश्चय क्षण में कर डाला था, लेकिन ब्रिटिश संसद इसकी स्थिति पर कई दिनों तक वाद विवाद करती रही कि हम करें या ना करें, क्योंकि संसद में तो वाद विवाद पर टिका हुआ है सारी चीज़ें। तो युद्ध और संकट के समय ये जो लोकतंत्र है ये बहुत ही पीछे रह जाता है ना। सत्ता के एकीकरण के स्थान पर सत्ता का फैलाव होने के कारण लोकतंत्र अनेक बार इस संकट का जो है दृढ़ता से पालन नहीं कर पाता। इसमें बहुत लंबी प्रोसेस इसके अंदर चलता है। जैसा कि सार्टोरी ने कहा भी है कि अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना में प्रजातंत्र अधिक जटिल और अधिक दुर्बोध शासन है। पिकल्स भी, डेमोक्रेसी उनकी पुस्तक है पिकल्स की, उसमें लिखते हैं कि संचालित करने की दृष्टि से इसे एक कठिन शासन व्यवस्था कहा जा सकता है ना। तो हम इसके दोषों को हमने, हालांकि इसके लोकतंत्र के गुण हैं, हमने देखे हैं उनको, लेकिन इसके दोष भी कम नहीं हैं और लोकतांत्रिक शासन में बहुत सारे दोष बताए जाते हैं। तो इस शासन व्यवस्था में निश्चित रूप से कुछ कमियां हैं, लेकिन फिर भी लोकतांत्रिक शासन के जो विविध दोष बताए हैं उनमें से अनेक दोष तो वर्तमान समय की विशेष परिस्थितियों के परिणाम या मानवीय प्रकृति के परिणाम हैं। जैसा कि लॉवेल कहते भी हैं कि कोई भी शासन व्यवस्था सभी मानवीय दोषों के लिए रामबाण औषधि नहीं हो सकती। हम एक शासन व्यवस्था को पूर्णतः कभी भी सही नहीं कह सकते। इसके साथ ही एक अन्य तथ्य यह भी है कि अन्य शासन व्यवस्थाओं, राजतंत्र, कुलीन तंत्र या अधिग्राहक तंत्र के दोष लोकतंत्र की तुलना में निश्चित रूप से बहुत अधिक गंभीर हैं। ऐसी कोई शासन व्यवस्था नहीं है जिसे लोकतंत्र से श्रेष्ठ कहा जा सके। तो ब्राइस्ट के शब्दों में कहा जा सकता है कि लोकतंत्र पर अनेक आक्षेप किए जाते हैं, है ना, किए जा सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र से अच्छी शासन व्यवस्था की खोज मानव जाति ने अभी तक नहीं की है। इन सब के अतिरिक्त डीवे, एलवुड, हाबहाउस, जॉर्ज, ब्राइस और मिल आदि सभी लेखकों ने इस बात को स्वीकार किया है कि केवल लोकतंत्र ही मानवीय व्यक्तित्व और चरित्र का विकास करने में समर्थ है। ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि आत्म सुधारवादी सेल्फ करेक्टिव सरकार है। लोकतंत्र कैसी है? लोकतंत्र से बढ़कर सेल्फ करेक्टिव सरकार या राजनीतिक व्यवस्था कोई दूसरी नहीं है। अतः लोकतंत्र को आज भी हम सर्वोत्तम शासन व्यवस्था कह सकते हैं।